हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूजीसी नेट 2025 का ये जो जून का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए साथ ही साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने आंसर करते जाना है। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर करते चलो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी लर्नर सेंटर्ड मेथड है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सेम ऐसे ही ऑप्शन एग्जाम में भी दिए जाएंगे और आपको उनको सॉल्व करना होगा। 15 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, लर्नर सेंटर्ड, एक होती है टीचर सेंटर्ड, एक होती है लर्नर सेंटर्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लर्नर सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है बी, प्रोजेक्ट मेथड। कौन सी होती है? प्रोजेक्ट मेथड होती है आपकी। जबकि अगर हम लेक्चर मेथड की बात करें, डिक्टेशन मेथड की बात करें, तो ये कैसी होती है आपकी? टीचर सेंटर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज, प्रभावी शिक्षण की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखते जाएंगे, ठीक है। प्रभावी शिक्षण की प्रमुख विशेषता, ऑप्शन नंबर सी, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन अ लर्निंग प्रोसेस, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना, इन्वॉल्व करना लर्निंग प्रोसेस पर। क्वेश्चन नंबर 3, गूगल क्लासरूम इज एन एग्जांपल ऑफ, गूगल क्लासरूम जो है वो किसका एग्जांपल है। फास्ट आंसर करेंगे, एलएमएस, सीएमएस, ईआरपी या सीआरएम, इन सबके फुल फॉर्म भी आते हैं, ठीक है। इन सबके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है ए, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, गूगल क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूरिस्टिक मेथड, या हम जिसको कहते हैं अनुसंधान विधि या हम खोजी विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड को ही हम कहेंगे वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक एटीट्यूड रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। 100 से ज्यादा क्वेश्चन है आज के इस मैराथन में, तो अगर आप चाहते हो 100 से ज्यादा क्वेश्चन टीचिंग रिसर्च के कंप्लीट करना, तो आंसर करते चलो। द मेन एम ऑफ टीचिंग, याद रखो ये स्टेटमेंट हो सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी बन के आ सकता है या सेम ऐसे ही मल्टीपल चॉइस में। तो मेन एम ऑफ टीचिंग इज, परीक्षा की तैयारी करना, हस्तलेखन सुधारना, तर्क शक्ति को विकसित करना या पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति को विकसित करना या क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा असिंक्रोनाइज लर्निंग का एक उदाहरण है। सिंक्रोनाइज जो रियल टाइम पे है, जो रियल टाइम पे नहीं हो उसे क्या कहेंगे? असिंक्रोनाइज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है और सही आंसर इस क्वेश्चन का असिंक्रोनाइज रिकॉर्डेड वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6,
ऑप्शन नंबर सी रिकॉर्डेड वीडियो। भाई रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी देख सकते हैं, उसके लिए लाइव की जरूरत नहीं है। जबकि गूगल मीट आपको सिंक्रोनाइज यानी सेम टाइम पर होना चाहिए। जूम लाइव क्लास भी सेम टाइम और फेस टू फेस भी सामने आमने सामने। तो यहाँ सही आंसर है सी वॉचिंग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। पूछा जा सकता है व्हाट इज सिंक्रोनाइज, व्हाट इज असिंक्रोनाइज, उसके एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुतियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, सही आंसर है सी MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन। माइक्रो टीचिंग किस चीज पर फोकस करती है? दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। तो माइक्रो सूक्ष्म जिसको बोला जाए, उसमें क्या होता है जब किसी नए टीचर को, कोई नया है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस दिलाने के उद्देश्य से जब उसको छोटी छोटी क्लासेस प्रोवाइड करनी होती है ना, जिससे को उसका एक्सपीरियंस हो सके, तो वो क्या होता है माइक्रो। वही मैक्रो क्या होता है जब बहुत बड़ी क्लासेस को आपको लेक्चर देना हो। तो सूक्ष्म शिक्षण किससे संबंधित है? प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, नया टीचर अनुभव नहीं होता, तो उस समय उनको प्रैक्टिस के लिए ये टीचिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर इनमें से कौन सा है? According to Bloom taxonomy, the highest level of learning is remembering, understanding, applying या फिर creating। अगर हम दो तरीके के यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं, ब्लूम की नई टेक्सोनॉमी पूछी जाती है जिसे हम संशोधित भी कहते हैं, एक पुरानी पूछी जाती है। पुरानी पूछी जाएगी तो इवेलुएशन, नई पूछी जाएगी तो क्रिएटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा एक आईसीटी उपकरण ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा एक आईसीटी उपकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी व्हाइट बोर्ड। डिजिटल बोर्ड आईसीटी में आता है, लेकिन व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, उसे किस में रखेंगे? आईसीटी टूल में वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण विधियों को उनके फोकस से मिलाइए। लेक्चर मेथड किसके लिए है? डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड। शिक्षण विधियों को उनके फोकस के साथ मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपने कहा है बी, सही आंसर है ए। सही आंसर क्या है? ए। लेक्चर मेथड में क्या आएगा? इंफॉर्मेशन डिलीवरी, यानी इंफॉर्मेशन आए, लेक्चरर आए, इंफॉर्मेशन दी, चले गए। डिस्कशन मेथड में क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्यों? डिस्कस करें, हम लोग आपस में बातचीत करें। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? रियल लाइफ एक्टिविटी, लर्नर सेंटर है, रियल लाइफ एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? खोजी विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, आईसीटी उपकरणों को उनके उपयोग से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूरिस्टिक सेल्फ डिटरमाइन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, अब जरा मैचिंग मिलाइए इनकी। आईसीटी गूगल फॉर्म किसके लिए है? एमएस एक्सेल, जूम और पावर पॉइंट। बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन नंबर ए गूगल फॉर्म ऑनलाइन सर्वे के लिए, एमएस एक्सेल डेटा एनालिसिस, जूम लाइव क्लासेस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम सिद्धांतों को उनके प्रवर्तकों से मिलाइए।
क्वेश्चन नंबर 13, बिहेवियरिज्म, जीन पियाजे, कंस्ट्रक्टिविज्म, बीएफ स्किनर, सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जेरोम ब्रूनर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर? प्रतीक ने कहा है ए होना चाहिए। सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। बिहेवियरिज्म जिसे हम कहते हैं व्यवहारवाद, किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत किसने दिया था आपका? जेरोम ब्रूनर। सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी किसकी हो गई? अल्बर्ट बंडूरा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द टाइप ऑफ टीचिंग with their characteristics. Formal teaching, non-formal teaching, informal teaching और remedial teaching. Question number 40. ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी स्किनर ने। टीचिंग टाइप्स को मिलाना है उनकी विशेषताओं के साथ में। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आप लोग। ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मल टीचिंग क्या है? जो स्ट्रक्चर होती है, जो करिकुलम बेस होती है, यानी जहां हमारा टाइमिंग है, ड्रेस कोड है, स्ट्रक्चर है, पता है भाई इतने बजे हमें स्कूल जाना है। नॉन फॉर्मल कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, स्किल ओरिएंटेड होती है। इनफॉर्मल, कैजुअल एंड एवरीडे लर्निंग, जो आप डेली बेसिस पे लर्न करते हो। रेमेडियल, फोकस ऑन अ वीक लर्नर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम क्षेत्रों को उनके क्षेत्र से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 15, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव, साइकोमोटर, एक्सपेरिंशियल यानी अनुभव। शबाना ने कहा है ए। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। कॉग्निटिव जिसे हम संज्ञानात्मक कहते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। अफेक्टिव किससे संबंधित है? इमोशन, एटीट्यूड से। साइकोमोटर किससे संबंधित है? स्किल, एक्शन, जो हम काम कर रहे हैं, जो बॉडी मूवमेंट, जो हम जो है बॉडी मूवमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल जब हम कोई चीज लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण विधियों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक नंबर कुछ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे नंबर 15 के बाद 21 आ गया, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा नंबर में कंफ्यूजन कर दिया मैंने, मुझे लग रहा है बनाते समय, तो जरा इसको अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन। सेमिनार क्या होता है, सिंपोजियम क्या है, वर्कशॉप क्या है और पैनल डिस्कशन। चलिए आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेमिनार क्या होता है? एक्सपर्ट टॉक, जहां पर विशेषज्ञ बात कर रहे हैं आपस में। सिंपोजियम, स्ट्रक्चर डायलॉग यानी संरचित संवाद जहां पे होता है। वर्कशॉप होती है जहां पर व्यवहारिक कौशल है। पैनल डिस्कशन में क्या आता है? समूह चर्चा आती है। डी का ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाइए। कोई बात नहीं, अभी पूनम आगे चेंज भी हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी चीजों को समझना है। अगर हमें कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, या अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्कशॉप क्या है, पूछ लिया जाए कैनवा क्या है, मेरा इंटेंशन सिर्फ यहाँ पे ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मूडल, कैनवा, गूगल स्लाइड, ओबीएस, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, मूडल लर्निंग मैनेजमेंट, कैनवा डिजाइनिंग ग्राफिक, गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन, ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब यहाँ अगर आप समझ गए तो एग्जाम में अगर आ जाएगा तो कर लेंगे कि भाई मूडल क्या चीज है, आपके सामने वन लाइनर है, मैचिंग भी है, वन लाइनर भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
प्रभावी शिक्षण की विशेषताओं को मिलाइए। क्लैरिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन और फीडबैक। थैंक यू पूनम, है ना? बात दोनों चीजें हम मिला के चल रहे हैं कि जिसको पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है वो भी आराम से ऑप्शन याद कर लेगा, तो एग्जाम में आएगा, दिमाग में बैठा रहेगा। क्लैरिटी का क्या मतलब है? क्लैरिटी का मतलब ही है क्लियर एक्सप्लेनेशन। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब? एडेप्टेबिलिटी, हम जिस टाइम पर चाहे उस टाइम पर हम काम करें, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। मोटिवेशन, इंस्पायरिंग लर्नर्स। फीडबैक क्या है? असेसमेंट, सपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के जो लर्निंग लेवल्स हैं उसको मैचिंग कराइए। क्वेश्चन नंबर 24, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन। चलो भाई, बी बोल रहे हैं आप, तो यहां सही आंसर है ए। ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज रिकॉल फैक्ट्स, याद रखना चीजों को। एप्लीकेशन, यूज इन न्यू सिचुएशन, हम किसी नई स्थिति में किसी चीज का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। एनालिसिस, विश्लेषण करना। ब्रेक्स इनटू पार्ट, अंशों में विभाजन। मूल्यांकन, जज बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। 24 ऑप्शन नंबर ए। 25, वैसे याद कराओगे तो याद ही नहीं होता, दिमाग में नहीं आता, पता ही नहीं लगता गूगल मीट क्या है। अभी हम क्वेश्चन करा दें अलग अलग तो पता चलेगा। कोई कहेगा मैम काहूत क्या चीज होती है, पेडलेट क्या है, एमएस टीम क्या, अब इसमें क्या है, मैचिंग तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी है। गूगल मीट पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। काहूत क्विज बेस्ड प्लेटफॉर्म, पैडलेट कोलैबोरेटिव बोर्ड और एमएस टीम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, दोनों चीजें हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लर्नर्स टाइप और लर्नर की स्टाइल को मैच कराइए। विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, काइनेस्थिक लर्नर, रीड राइट लर्नर। विजुअल जो चार्ट देखकर सीख रहा है, ऑडिटरी व्याख्यान सुन रहा है, स्पर्श आधारित हैंड्स ऑन एक्टिविटी, रीडिंग राइटिंग, रीड टेक्सिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड, एक्टिविटी एड। ऑडियो क्या हो गया? जब हम कोई चीज सुन रहे हैं, तो क्या चीज सुनेंगे हम? पॉडकास्ट। विजुअल एड, जो हम देख रहे हैं। ऑडियो विजुअल शैक्षिक वीडियो, क्योंकि हम वीडियो को क्या करते, सुनते भी हैं हम देखते भी हैं। एक्टिविटी में साइंस एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए मैच कराइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमस लेवल। थैंक यू बलविंदर। देखिए, दो तीन तरीके के पैटर्न इस समय सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, या मल्टीपल चॉइस। तो इस समय जिस तरीके का पैटर्न एग्जैक्टली एग्जाम में आ रहा है वही आपके सामने है। याद करते चलिए, समझते चलिए, आंसर करते चलिए। मेमोरी लेवल सबसे लोएस्ट लेवल माना जाता है। मेमोरी लेवल क्या करते हैं, हम तथ्यों को याद करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर पूछा जाए क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किसमें होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान करते हैं। ऑटोनोमस यानी स्वायत्त स्तर क्या होता है मैम, स्व अधिगम, जब हम खुद से किसी चीज को करते हैं, समझते हैं। ऑप्शन नंबर वन। मेमोरी लेवल, रोट मेमोराइजेशन, रिकॉल फैक्ट, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस,
इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? लेसन प्लानिंग विद देयर डिस्क्रिप्शन। चलिए ध्यान से देखिए, इवैल्यूएशन अगर दो भी आंसर अच्छे से आते हैं समझ आ जाएगा। अधिगम का मूल्यांकन, प्रैक्टिस जहां पर उनकी पार्टिसिपेशन हो, प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनिंग कंटेंट, इंट्रोडक्शन प्रसंग प्रस्तुत करना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 मान लीजिए, फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जिसने भी पहले नहीं पढ़ा हुआ वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेगा, ये समझो। बिल्कुल बिल्कुल रसगुल्ला, यहाँ पर अभी एग्जाम हो जाए जरा सा, ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे दिसंबर के लिए भी। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, ब्लेंडेड क्या, एक्सपीरियंशियल क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड क्या है। फ्लिप्ड क्लासरूम जब हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं और डिस्कस कहाँ कर रहे हैं, क्लास में। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है मैम, मिक्स ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव से सीखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर ए। मैचिंग की मैचिंग, समझने का समझना। अब ब्लेंडेड आ जाए, फ्लिप्ड आ जाए, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन, मेन है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजी वे में समझना, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता भाई। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सोशल। निर्देशात्मक, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद देयर फोकस। निर्देशात्मक उद्देश्यों के प्रकार और उनके फोकस से मिलाइए। कॉग्निटिव क्या है, जहां आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखो, कॉग्निटिव का मतलब दिमाग। दिमाग में क्या होता है, तर्क होता है, रीजनिंग होती है, नॉलेज होती है। अफेक्ट होते हैं, किससे अफेक्ट होता है भाई, किसी ने दिल तोड़ दिया, मतलब इमोशन, इमोशन एटीट्यूड। साइकोमोटर, मनोदैहिक, जो हम काम कर रहे हैं, जैसे इस समय हम क्लास ले रहे हैं तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो फिजिकल मूवमेंट। सोशल में क्या आएगा, ग्रुप इंटरेक्शन आएगा, ऑप्शन नंबर वन। चलिए अगला आंसर करिए। अगला आंसर, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म। हमने नहीं पढ़ा मैम, मेरे को नहीं आता। अरे कोई बात नहीं भाई, ऑप्शन समझते जाओगे तो आइडियलिज्म, रियलिज्म पूछ लिया जाए, प्रैग्मेटिज्म या नेचुरलिज्म पूछ लिया जाए, आराम से आंसर होगा, आराम से। आइडियलिज्म आदर्शवाद, रियलिज्म यथार्थवाद, प्रयोगवाद। अब देखो, प्रयोग, प्रेगमेटिज्म प्रयोगवाद, जहां हम करके सीखते हैं। प्रकृतिवाद यानी हम जब प्रकृति से सीखते हैं, प्रकृति ही हमारी टीचर होती है। यथार्थवाद, जब हम रियल वर्ल्ड, यथार्थ मतलब क्या होता है, रियलिटी, रियलिज्म, रियल, वास्तविक अनुभव से सीखना। और आइडियलिज्म आदर्शवाद, आदर्श कौन होते हैं, जिनके वैल्यू और मॉरल्स हो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग और ई लर्निंग। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ई लर्निंग। सही आंसर ए। फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल या व्हाट इज फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, तो फॉर्मल क्या है, जहां पाठ्यक्रम आधारित हो, स्ट्रक्चर्ड हो। इनफॉर्मल, कैजुअल, नेचुरल। नॉन फॉर्मल लर्निंग आउटसाइड फॉर्मल सिस्टम। और ई लर्निंग टेक्नोलॉजी ड्राइविंग। चलिए ये तो बात हो गई। अगर हम आपसे पूछे कि अभी आप जो क्लास ले रहे हो, ये फॉर्मल लर्निंग है या इनफॉर्मल है या नॉन फॉर्मल है,
अभी आप जो ये क्लास ले रहे हो ना, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ये किस तरीके की लर्निंग में आता है? सिंक्रोनाइज है, असिंक्रोनाइज है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? फॉर्मल है। सिंक्रोनाइज है या सिंक्रोनाइज है? सिंक्रोनाइज है, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, चॉक बोर्ड। इफेक्टिव क्लासरूम के लिए मान लीजिए हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप जाओगे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर रिसर्च में। तो अगर आपसे पूछा जाए इफेक्टिव अगर क्लासरूम करनी है तो उस सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? मतलब अगर हम चाहते हैं कि मेरी क्लास बढ़िया हो, इफेक्टिव हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? कौन बताएगा? ऑप्शन ए, रेडियो ऑडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्ट, कंप्यूटर इंटरेक्टिव कंटेंट, चॉक बोर्ड, क्लासरूम राइटिंग। कभी कभी पूछा जाता है कि ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्ट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन होते हैं रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, चॉक बोर्ड। ठीक है, एक चीज पूछी जाती है, चार ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये चारों ऑप्शन, अभी तो मैचिंग में देख रहे हो, अभी हो सकता है कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने पूछा अगर इफेक्टिव क्लासरूम हमें करना, मान लीजिए हम चाहते हैं हमारी क्लास प्रभावी हो, प्रभावी यानी इफेक्टिव हो, हमें बढ़िया रिजल्ट मिले, उसके लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? इंटरेक्टिव कंटेंट की। वेरी गुड आर चौहान, बिल्कुल सही, इंटरेक्शन की जरूरत है, इंटरेक्टिव कंटेंट की जरूरत है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है। बिल्कुल सही जवाब। 45 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 45। अभी रुक जाओ बलविंदर, अभी और क्वेश्चंस भी हैं। ये तो अभी बच्चों वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। कुछ लोगों का रिवीजन हुआ ही नहीं है, कुछ लोगों को अभी जब सिट इंटीमेशन आया है ना, एडमिट कार्ड आया है, तब एक दिमाग में आया है कि भाई मेरे को ये काम करना है। तो थोड़ा सा हम रिवीजन भी चल करते जा रहे हैं, है ना। और थोड़ा सा हम, क्योंकि एग्जाम में कैसा पैटर्न आ सकता है, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन सिलेबस सेम होगा, हो सकता है यहाँ स्वयं के बारे में पूछ लिया, पूछ सकते हैं दीक्षा क्या है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, एनपीटीएल किस चीज के लिए है, या एनपीटीएल कौन से ईयर में आया। तो सिलेबस सेम है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है। हम यहाँ पे एक रिवीजन कर रहे हैं, और इस तरीके का रिवीजन है कि आप लोगों को ज्यादा हेडेक नहीं हो। बिल्कुल नया नया सब कुछ डाल देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए अभी जो पढ़ा है उसी पे हमें स्ट्रांग रहना है। 45 का सही आंसर क्या बताया भाई? 27 तक के आ गए हैं। 45 का ऑप्शन नंबर ए, स्वयं का मूक है प्लेटफॉर्म, दीक्षा टीचर के से रिलेटेड कंटेंट, स्कूल कंटेंट प्रोवाइड करता है, एनपीटीएल इंजीनियरिंग के लिए है, और ई पीजी पाठशाला पोस्ट ग्रेजुएट ई कंटेंट। 46 सीक्वेंस लगाइए जरा सा। शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ज्ञान आया 2015 में, बिल्कुल सही जवाब। मान लीजिए हमें टीचिंग करनी है, तो टीचिंग प्रोसेस को लगाने के लिए भाई हमें क्या चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे अब अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं सबके। 3 क्यों? पहले प्लानिंग थोड़ी ना, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव निर्धारण होगा, फिर योजना बनाई जाएगी, फिर क्या होगा, मूल्यांकन होना चाहिए, और फिर कक्षा में संवाद होना चाहिए। टीचिंग प्रोसेस 4 3 2 1, 4 3 2 1 होगा ना। या फिर
इवैल्यूएशन लास्ट में, फीडबैक लास्ट में होता है, तो 4 3 1 2 भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम पहले क्लास में पढ़ाएं तो सही, उसके बाद ही तो हम फीडबैक लेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो 4 3 1 2 लग रहा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ए आंसर सही है, 4 3 1 2। अरेंज द लेवल ऑफ टीचिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सीक्वेंस है, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। सबसे पहले क्या आएगा? जटिलता के क्रम में, बढ़ते क्रम में। लेवल ऑफ टीचिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। पहले हमें प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ना, हम काम क्यों करने जा रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में आते ही कहा कि भाई हम यूजीसी नेट के पेपर 1 की रिवीजन करने जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो ही तो हम प्लानिंग बनाएंगे उसके लिए कि काम कैसे करना है हमें। 47 का आपने कहा है ऑप्शन नंबर ए, 2 3 1 बिल्कुल सही। मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। हाँ हाँ बिल्कुल सही है प्रिंसी, ए ही होगा बेटा, है ना। 48, अरेंज द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे इन करेक्ट सीक्वेंस। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। SPCF, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 49, पाठ योजना के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या आएगा? अरेंज द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, और लास्ट में इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरेंज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो चीज पहले आई उसको पहले लिखिए। रेडियो इन एजुकेशन, डिजिटल क्लासरूम, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जो चीज पहले आई है उसको पहले लिखना है। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या चीज आई? रेडियो इन एजुकेशन। सबसे पहले रेडियो आया, फिर क्या आया? ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिर आया अपना डिजिटल क्लासरूम, और लास्ट में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। कल्याणी अभी चेक करती जाओ बेटा, अभी और आगे आगे ऑप्शंस बदल सकते हैं। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी रिवाइज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नंबर ए। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर पूरे चेंज है। जिसको आंसर पता होगा वो अच्छे से लगा लेगा कि सबसे पहले आएगा स्मरण, फिर आएगा समझना, समझने के बाद क्या आएगा? अप्लाई करना, और लास्ट में आएगा क्या? एनालाइज, विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 52, इन
शिक्षण संस्थानों दर्शनों को ऐतिहासिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या आया? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोगवाद या प्रकृतिवाद? पहले कौन आया? पुराने से नवीनतम। जो पहले आया उसको पहले लिखो, पुराना पहले और नया अभी, नया बाद में। सही आंसर ए 3 4 1 2। सबसे पहले क्या आया? आदर्शवाद आया, फिर यथार्थवाद आया, फिर आया आपका प्रकृतिवाद, और सबसे लास्ट में क्या आया? करके सीखना यानी प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन अगर सीक्वेंस में आ जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इजी वे में आपको समझाया गया। यहाँ पे ऑप्शन भी सेट है तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। कुछ होते हैं ना कि अरे मैम ऑप्शन आपने गलत डाल दिया था, ऊपर नीचे कर दिया था, एग्जाम में तो आया था, हम भूल गए, तो वो पंगा भी नहीं है यहाँ पे। अरेंज द टीचिंग स्टाइल इन लर्नर ऑटोनॉमी फ्रॉम लो टू हाई। पैटर्न देख रहे हो? एग्जाम के हिसाब से पूरे सेट है। शिक्षण शैलियों को शिक्षार्थी की स्वायत्तता के आधार पर कम से अधिक क्रम में लगाइए। ऑप्शन नंबर ए 1 3 2 4। सबसे पहले क्या आएगा? लेक्चर यानी व्याख्यान, फिर आएगा डिस्कशन, डिस्कशन के बाद परियोजना आधारित, और लास्ट में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सबसे पहले अब ये चीज आप लोग याद रख लेना, मान लीजिए सीक्वेंस आ गया तो आपको अलग से किसी बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से आपने ये पीडीएफ पढ़ी, आपको रट जाएगा। अगला क्वेश्चन, शोध की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्टेजेस ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। रिसर्च का पहला स्टेप कौन सा है, कोई बता सकता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है? सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होता है? समस्या का पता लगाना है, प्रॉब्लम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है किसी चीज को करने के लिए। जब वही नहीं पता होगा तो हम कर क्यों रहे हैं भाई चीज? तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आएगा। प्रॉब्लम आने के बाद, पता होने के बाद क्या करेंगे? परिकल्पना बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? डेटा संग्रह करेंगे, और लास्ट में डेटा विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक उपयोग में इन उपकरणों के आगमन को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉब्लम का पता लगाएंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? रिपोर्ट राइटिंग। सबसे लास्ट में आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, है ना। जो चीज पहले आई है उसको पहले लगाना है। सबसे पहले अच्छा, हमारा जो पढ़ाई का, एजुकेशन का ट्रेडिशनल मेथड कौन सा रहा है? ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड आया पहले, ब्लैक बोर्ड के बाद क्या आया? हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर आया, फिर यूट्यूब आया, और लास्ट में आया स्मार्ट बोर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, कौन बताएगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, कोई बता सकता है? पूछा जा सकता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? स्मार्ट बोर्ड आए हैं यूट्यूब के आने के बाद, अभी तो चलने शुरू हुए स्मार्ट बोर्ड। 1987 में, 1987, 1986। अरे भाई अलग अलग क्यों आ रहे हैं? सातवीं पंचवर्षीय योजना में, सातवीं में बिल्कुल ठीक है, 1986। अगला क्वेश्चन, रिसर्च से ले रहे हैं, अब मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 56। ब्लैक बोर्ड सोनम 1987 में सातवीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा बिल्कुल, ब्रजेश ने तो पूरा बिल्कुल सही लिख दिया भाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद शुरू की गई योजना थी, जिसका उद्देश्य देश के प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन भाई मेरे,
और इसको तो पिन करना जरूरी है। जो अच्छा कमेंट करेगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, जैसे यहाँ ब्रजेश को कमेंट किया गया। तो आप लोग भी और अच्छी अच्छी चीजें बताइए जिसके बारे में भी आप जानते हैं। अब जैसे फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या है? बेसिक, जो सिद्धांत को विकास कर, नए सिद्धांत विकसित करती है। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बेसिक रिसर्च भी कहते हैं इसको, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। सबसे स्टार्टिंग किससे हो रही है समीक्षा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर मौलिक अनुसंधान, नए सिद्धांत विकसित करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अनुसंधान की विशेषता ही नहीं है? ओ भाई साहब, कौन सी विशेषता ही नहीं है? ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक अप्रोच या वेरिफिएबिलिटी? सही आंसर क्या है? सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी अनुसंधान की विशेषता नहीं है। क्या क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड यूज होने चाहिए और वेरिफिएबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन रिसर्च अ हाइपोथेसिस इज, अनुसंधान में हाइपोथेसिस जो होती है उसका क्या मतलब है? वो कहते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं तो वैसा होगा। तो क्या है वो गड़बड़? वही पता लगाने के लिए अनुसंधान थ्योरी बनाते हैं, ऐसा नहीं तो भाई ऐसा हुआ होगा। अ टेंटेटिव अजम्पशन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, टेंटेटिव अजम्पशन। अगला क्वेश्चन, कारण प्रभाव संबंध के लिए सबसे उपयुक्त अनुसंधान विधि कौन सी है? कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हेर फेर किया जा सकता है? याद रखिए क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। ऐसी कौन सी विधि है जो कॉज एंड इफेक्ट संबंधों को बताती है? ऐसी कौन सी विधि है जो बाहरी चर को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करती है? ऐसी कौन सा मेथड है जो कि क्या करता है? मैनिपुलेशन करता है। और अगर वो मैनिपुलेशन करता है, कॉज एंड इफेक्ट है, तो उसमें कॉज क्या है, इफेक्ट किस में देखता है? यहां से तीन चार चीजें बन के आती हैं। कारण प्रभाव संबंध, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक। अब प्रयोगात्मक में क्या होता है? कारण प्रभाव संबंध। कारण किस में देखा जाता है? स्वतंत्र चर में। प्रभाव किस में देखा जाता है? आश्रित चर में। ठीक है, कॉज इंडिपेंडेंस और प्रभाव किस में देखते हैं? हम आश्रित चर में देखते हैं। हेर फेर किस में कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल में कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी में ऐसा कौन सा, अभी यहाँ पे चार ऑप्शन है, अभी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि कौन सा ऐसा रिसर्च टाइप है जिसमें हम कोई मैनिपुलेशन ही नहीं कर सकते? अगर हम मैनिपुलेशन करेंगे तो आलोचना का सामना करना पड़ेगा। वो कौन सा है? चार ऑप्शन है, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एथनोग्राफिक। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा रिसर्च मेथड है जिसमें हमने अगर कुछ भी हेर फेर की तो भाई साहब डंडे पड़ेंगे, यानी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। किसमें? हिस्टोरिकल में करना पड़ेगा। वेरी गुड जॉब। ऐतिहासिक में करना पड़ेगा। एथनोग्राफिक क्या केस स्टडी है? मान लीजिए क्वेश्चन आया कि एथनोग्राफिक इज लाइक अ केस स्टडी, इज इट ट्रू और नॉट? एथनोग्राफिक क्या है? क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? कल्चर, कम्युनिटी के बारे में बारीकी से जानना क्या कहलाता है? नृवंश विज्ञान या एथनोग्राफिक? वहां जाकर डायरेक्टली पता करना, उन्हीं की वेशभूषा या वहां का स्टाइल हमें अपनाना पड़ेगा, तब हम इस किसी कम्युनिटी या किसी कल्चर को समझ पाएंगे। क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ज्योति बिल्कुल ठीक। क्वालिटेटिव, वेरी गुड तृप्ति, यानी गुणात्मक अनुसंधान में आता है। ठीक है, ऐसे ही बीच बीच से क्वेश्चन होंगे, अलग से कुछ नहीं होगा।
बस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, बाकी तो हम कर लेंगे, है ना। एक्शन रिसर्च जनरली कौन कंडक्ट करता है? जिनको भाई अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करना भाई। क्रियात्मक अनुसंधान कौन कंडक्ट कराता है और इसके स्टेप्स क्या हैं? कौन कंडक्ट कराता है? टीचर कंडक्ट कराता है। क्रियात्मक अनुसंधान जनरली कहाँ पे यूज होता है? किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए सी आंसर होगा, टीचर्स, क्रियात्मक अनुसंधान। और इसके स्टेप्स क्या होंगे? PAOR। हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च को किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया क्रियात्मक अनुसंधान? कुर्ट लेविन ने दिया। PAOR, लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जनरली किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई अचानक प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए। ठीक है, यहां तक डन हो गया। चलो आगे। कौन सा अनुसंधान संख्यात्मक डेटा का उपयोग करता है? इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे पूछा है संख्यात्मक डेटा का उपयोग कौन करता है? क्वांटिटेटिव करता है। अगला क्वेश्चन, सैंपलिंग आवश्यक होती है जब, सैंपलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जनसंख्या बड़ी है, समय सीमित है, सॉरी समय असीमित है, अनलिमिटेड है, सभी डेटा उपलब्ध हैं, या अनुसंधान सैद्धांतिक हो। सही आंसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए, पॉपुलेशन इज लार्ज। Identifying the problem, gathering information, planning, taking action, observation, result, reflecting, action, research। आर चौहान, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। पॉपुलेशन इज लार्ज, इनमें से कौन सा द्वितीयक डेटा का सोर्स है? क्वेश्चन नंबर 63 नेक्स्ट आ गया। जो अच्छे से कमेंट करेगा, पूरा इंफॉर्मेशन लिखेगा, उसके भाई यहाँ पर पिन किया जाएगा कमेंट। तो आप लोग भी अच्छे से कमेंट करो। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? द्वितीयक डेटा का सोर्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सेंसस रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में पूछा जाता है। प्राइमरी क्या होता है? जो डायरेक्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं, और जो सेकेंडरी है वो आती है सेंसस रिपोर्ट। और एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और वो ये बनता है कि अब जनगणना कब से होने वाली है? 2011 के बाद में होनी थी, 2021 में। 2010 साल बाद होती है ना जनगणना, अब 2021 में नहीं हुई, तो अब कब होगी ये जनगणना? भाई डेट आ गई है जनगणना की, 2026। कब से होनी है ये जनगणना? 2026 से। याद रखिए, ये नया आ गया है यहाँ पे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आराम से क्वेश्चन का आंसर कर लेना। एक अच्छा अनुसंधान समस्या कैसी होनी चाहिए?
से 64 का सही आंसर सी, क्लियर एंड रिसर्चेबल, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया का पालन करता है? क्वेश्चन नंबर 65। वैज्ञानिक अनुसंधान कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी, इंपेरिकल रिसर्च, अनुभवजन्य अनुसंधान। अनुसंधान के प्रकारों को उनके उद्देश्य से मिलाइए। मान लीजिए आ जाए आपके सामने कि फंडामेंटल रिसर्च क्या है और अप्लाइड रिसर्च क्या है, या आ जाए एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, तो पता होना चाहिए। मौलिक रिसर्च में क्या होता है? थ्योरी डेवलपमेंट, सिद्धांत निर्माण होता है। प्रायोगिक में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्रियात्मक में क्लासरूम इम्प्रूवमेंट है, कक्षा में सुधार। वर्णनात्मक होता है सिचुएशन एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 1। यानी अब इन चारों के बारे में आपको डिटेल पता है, ठीक है। थोड़ा सा ये डिटेल आपको जो है आराम से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और इसी के ही अंतर पूछे जाते हैं। अनुसंधान उपकरणों को उनके उपयोग से मिलाइए। क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट। क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है अंशिका? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? मान लीजिए पूछ लिया गया मल्टीपल में, तो डेटा फ्रॉम लार्ज ग्रुप, जब हमें बड़ी समूह से डेटा इकट्ठा करना हो। इंटरव्यू कहां पे होता है? इन डेप्थ रिस्पॉन्सेस, गहराई से उत्तर देने के लिए। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, बिहेवियरल स्टडी। और टेस्ट कहां हो गया? स्किल, एबिलिटी, मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आपने कहा है ए, बिल्कुल सही। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का पता लगाना सबसे पहला चरण है। रिव्यू लिटरेचर क्यों करते हैं? बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग, पृष्ठभूमि का ज्ञान करने के लिए। डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं? सूचना संग्रह करने के लिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मीनिंग एक्सट्रैक्शन, अर्थ निकालने के लिए। अगला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसको हम बाहरी चर भी कहते हैं। चर के प्रकारों को उनके विवरण से मिलाइए। तो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है भैया आजादी में, तो वो क्या होते हैं? कॉज या फिर इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है उनको। डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित, किसी पे डिपेंड होना। इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, या इन्फ्लुएंसर या रिजल्ट, वो पूछ लिया अगर उन्होंने इन्फ्लुएंसर या कारक कौन है तो इंडिपेंडेंट। परिणाम या रिजल्ट या इफेक्ट पूछा तो डिपेंडेंट। कंट्रोल, जिसको कि कांस्टेंट रखा गया। कंट्रोल वेरिएबल कौन होते हैं? जिसको हमने स्थिर रखा है। एक्सट्रेनियस यानी बाहरी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अनकंट्रोल फैक्टर, ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ एक प्रयोगात्मक है जिसमें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, मस्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो, इस बार भी एग्जाम में आया था, जून के एग्जाम में भी आया था। बिल्कुल ये पीडीएफ मिलेगी, ये पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन है।
आप लोग आराम से इन ऑप्शंस को डायरेक्टली आराम से पढ़ सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, सीधा सीधा पढ़ लोगे, टाइम कम है, आराम से लर्न हो जाएगा। नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, ऑप्शन नंबर ए, नॉमिनल में क्या आएगा, जेंडर आएगा। ऑर्डिनल में ये देखो नाम मात्र, जेंडर, क्रम, जहां क्रम लग रहा है वहां रैंकिंग आ गई, इंटरवल टेम्परेचर, इतने से इतने तापमान, इंटरवल सॉरी, रेशियो अनुपात किस में आया, एज इन ईयर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 71 का सही आंसर लगाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 71, अनुसंधान की प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या आएगा, समस्या पहचान आएगी, समस्या पहचान के बाद क्या आएगा, परिकल्पना निर्माण आएगा, फिर क्या आएगी, व्याख्या, और लास्ट में आएगा डेटा कलेक्शन। अरे रे रे रे, ऑप्शन में नहीं है क्या ये चीज, ऑप्शन में ही नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 71, क्या होगा सही आंसर, मुझे लग रहा है ऑप्शन में ही नहीं है वो। सही आंसर क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिस भी काम को हम करें। रिसर्च में सबसे जरूरी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम के बाद हाइपोथेसिस निर्माण होना चाहिए, डेटा क्या होनी चाहिए, डेटा कलेक्शन, और लास्ट में आएगी व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी भी ऑप्शन में मान लीजिए आपको लग रहा है कि ऑप्शन इसमें से कुछ गलत है, या आपको लगता है कि एनटीए ने गलत ऑप्शन दिए हैं या गलत क्वेश्चन, तब भी किसी ना किसी ऑप्शन पे टिक करके आना, तो ही मार्क्स मिलेंगे, ड्रॉप मार्क्स के, अदरवाइज दिक्कत होगी। शोध रिपोर्ट लिखने का सही क्रम, क्वेश्चन नंबर 72, देखते हैं सही आंसर इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर पहले आएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद मैथोलॉजी, मैथोलॉजी के बाद निष्कर्ष, और फिर आएगा संदर्भ, ऑप्शन नंबर 1। अनुसंधान में नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ये स्टेप्स इसलिए इस तरीके से दिए गए हैं जिससे आपको याद रहे, जब आप एग्जाम में जाओ तो आप स्टेप में कंफ्यूज मत हो जाओ। क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि जब मैचिंग वाले क्वेश्चंस को, मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो नए होते थे, तो एग्जाम टाइम आने पे मैं उनके सीक्वेंस भूल जाती थी। तो इसलिए मेरे को ये लगता है मच बेटर कि एग्जाम में तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो तो आएगा ही, बट जितना हम उसको बेटर हल्के में लेके चलेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, नैतिक सिद्धांत कहते हैं कि हमें दूसरों से पूर्व सहमति, जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए पूर्व सहमति होनी चाहिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, पार्टिसिपेशन, अवॉइडेंस ऑफ हार्म, ये चारों ही चीजें होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक भागीदारी, पूर्व सहमति, गोपनीयता, सुरक्षा और हानि से बचाव, ऑप्शन नंबर ए। सैद्धांतिक से व्यवहारिक अभिविन्यास तक अनुसंधान के प्रकारों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, टाइप ऑफ रिसर्च फ्रॉम थियोरिटिकल टू प्रैक्टिकल।
सबसे पहले क्या आएगा, फंडामेंटल थ्योरी बेस्ड, प्रायोगिक, क्रियात्मक और लास्ट में मूल्यांकनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए। अनुसंधान डिजाइन, जिसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, को उनके ऐतिहासिक विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द रिसर्च डिजाइन इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, हिस्टोरिकल सबसे पहले, उसके बाद आएगा वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद आएगा केस स्टडी और नंबर 2 पे है प्रयोगात्मक। रिसर्च डिजाइन है ना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए कि डी, भाई यहाँ ऑप्शन बदल गया। देखो भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे पहले ऐतिहासिक, तो ये तो सही बोला था, केस स्टडी, फिर क्या हो गया आपका वर्णनात्मक, और लास्ट में आ गया हिस्टोरिकल के बाद में ऐतिहासिक विकास क्रम में प्रयोगात्मक, लास्ट में डी हो गया भाई, या ऑप्शन चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन 76, शोध लेखों में सामान्यतः प्रयुक्त उद्धरण शैली कौन सी है? साइटेशन स्टाइल इन रिसर्च आर्टिकल। 76 क्वेश्चन नंबर। साइटेशन स्टाइल है, आपने कहा ए, एपीए शैली, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, बिल्कुल सही जवाब। पीडीएफ का फुल फॉर्म आ जाए, यूआरएल एचटीएमएल, तो यहां से पढ़ लियो। अगला, शैक्षणिक लेखन में संदर्भ अनुभाग में क्या होता है? इन एकेडमिक राइटिंग द रेफरेंस सेक्शन इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 77, रेफरेंस में क्या होता है? सी, लिस्ट ऑफ साइटेड सोर्सेस, उद्धृत स्रोतों की सूची। 78 क्वेश्चन नंबर, किस संक्षिप्त शब्द का संबंध बिना श्रेय दिए गए किसी कार्य की नकल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 78, सही आंसर प्लेगरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी। इनमें से कौन सी साहित्यिक चोरी का एक प्रकार नहीं है? सेल्फ मोजेक डायरेक्ट, जबकि एनालिटिकल प्लेगरिज्म, एनालिटिकल या डायरेक्ट, एनालिटिकल प्लेगरिज्म विश्लेषणात्मक साहित्यिक चोरी नहीं होती। अगला क्वेश्चन, विच टूल इज वाइडली यूज्ड टू डिटेक्ट प्लेगरिज्म? अगर हमें साहित्यिक चोरी का पता लगाना है, निवी, क्या होगा बेटा आंसर? क्वेश्चन नंबर 80 सही आंसर सी, टर्न 10। क्वेश्चन नंबर 81, यूजीसी मानदंडों के अनुसार शोध लेख में स्वीकृत समानता सूचकांक कितना है? क्या हो गया? प्रॉपर विजन आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 81, similarity index in a research article as per UGC norms, ऑप्शन नंबर बी 20%। सही आंसर है बी 20%। क्वेश्चन नंबर 82,
यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार अगर हम रिसर्च आर्टिकल में अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं कि कोई हमारा कॉपीराइट कर रहा है या कि मिलता जुलता कंटेंट है, तो 20% का यूजीसी नॉर्म्स में सिमिलैरिटी का सूचकांक दिया गया है, वो है 20% का। 82 का सही आंसर ए 10% टू 40%। स्तर 0 से शुरू होता है, एक की बात की है तो 10 से 40%, और जीरो स्तर जो है उसमें 0 से 10%। क्वेश्चन नंबर 83, डीओआई का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। इनमें से क्या शोध लेख की संरचना में शामिल होता है? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन नंबर बी लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा। 85 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट सीक्वेंस इन आर्टिकल राइटिंग, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? टाइटल, अब एब्स्ट्रैक्ट, मैथोलॉजी, और लास्ट में क्या लिखेंगे? संदर्भ। यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, जैसे IB, ID, CF, ETAL, IE एग्जाम्पल, IE दैट इज क्लैरिफिकेशन, IEZ फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। IBID का मतलब, क्वेश्चन नंबर 86, IBID भाई एब्रीविएशन भी आ रहे हैं इस समय रिसर्च में। तो IBID का क्या मतलब? मैचिंग में आया है जनवरी 2025 में। IBID, CF, ये सारी चीजें कि इसका मतलब क्या है? तो IBID, ऑप्शन नंबर बी पहले वाले ही स्रोत के लिए, द सेम सोर्स एज द प्रीवियस साइटेशन। 87, ETL is used as academic writing to refer to, ETL का प्रयोग शैक्षणिक लेखन में किसके लिए किया जाता है? मल्टीपल ऑथर्स के लिए, ठीक है। अगर ETL आ जाए, मैचिंग में आ जाए या मल्टीपल में, तो मल्टीपल ऑथर। क्वेश्चन नंबर 88, CF का मतलब, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसी PDF आपको कहीं नहीं मिलेगी जहां पर इतने यूनिक क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। CF कंपेयर, तुलना करना, कंपेयर ऑफ, तुलना करना। डेट इज अर्थात कौन सा संक्षेप प्रयोग होगा? डेट इज के लिए क्या लगाएंगे? 89, अगर हमें मान लीजिए डेट इज लिखना है तो कैसे लिखेंगे? IE अर्थात, IE अर्थात, या IE का फुल फॉर्म आ जाए तो डेट इज। EG स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है ना शीतल, पढ़ लेना बेटा इनको। EG स्टैंड फॉर एग्जाम्पल, EG फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। .etc इज यूज टू इंडिकेट, बंसी क्या होगा इसका आंसर? .etc इज यूज कंटिन्यूएशन ऑफ अ सिमिलर आइटम, समान वस्तुओं की श्रृंखला कंटिन्यू करना,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं कहते, ईटीसी वही वाला चीज है। 92 विशेष ध्यान या चेतावनी के लिए कौन सा संक्षेप या एब्रीविएशन यूज होगा? 92 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर है बी, एनबी यानी ध्यान दे। एनबी विशेष ध्यान या चेतावनी के लिए एनबी का यूज होगा। अगला क्वेश्चन, ओपीसीआईटी का तात्पर्य है? ओपीसीआईटी, ऑप्शन नंबर सी द वर्क प्रीवियसली साइटेड, पूर्व में उद्धृत ग्रंथ। ओपीसीआईटी ये सब मैचिंग में आएंगे, एक मैचिंग होगी उसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी और ये चीजें फुल फॉर्म यहाँ इस पीडीएफ में पूरी अवेलेबल है। नेमली और इन पर्टिकुलर के लिए विज का उपयोग किस अर्थ में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन नंबर बी, नेमली अर्थात या विशेषता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म सही मेल है? एनबी वैसे तो नोटा बेने करके लिखा जाता है कुछ इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 95 सही आंसर है सी, सीएफ कंपेयर, तुलना करना सही सुमेलित है। अरेंज एलिमेंट ऑफ एपीए, एपीए स्टाइल जो है उसका 7th एडिशन जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? टीचिंग और रिसर्च, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आज आपके फंसेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, फिर वो चाहे स्टेटमेंट वाले हो, फिर सेम ऐसे ही मैचिंग वाले क्वेश्चन हो। याद रखिएगा जब आप एग्जाम देकर आए अपने क्वेश्चन शेयर करना कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अब एक और चीज भी आ गई है यूट्यूब में, एक और चीज आ गई है, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। एक बार मैं कोशिश करती हूँ जब तक आप लोग आंसर करो मैं दिखा भी देती हूँ। पहले क्या था ना कि आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज नहीं कर सकते थे, अभी यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी पर एक ऑप्शन आया है जहां पे अब आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हो। यानी आप लोग कहते हो ना मैम कैसे हम आपसे कोई चीज पूछें, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। आई होप कि दिख जाएगा यहाँ से, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा सा। ठीक है, ये चैनल है, चैनल पे पोस्ट में जाते हैं, होम वीडियो शॉर्ट लाइव पॉडकास्ट ये सब चीजें होती है ना, तो यहाँ जहां हम पोस्ट लिखते हैं ना, यहाँ पर अब आपको भी पोस्ट लिखने का ऑप्शन है, आस्क एनीथिंग। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अब आप लोग भी लिख सकते हैं और मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं हमारे ही यूट्यूब चैनल पे। यानी अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कम्युनिटी पे जाओ, पोस्ट में जाओ, पोस्ट में कोई भी क्वेश्चन हो आपका या आपको कोई चीज शेयर करनी हो, कोई स्क्रीनशॉट शेयर करना हो, आप डायरेक्टली भी पोस्ट में जाके आप खुद भी लिख सकते हो, है ना। अच्छी बात, तो अब आपको ये भी नहीं है कि मैम आप अपनी बात कहाँ रखें, डायरेक्टली आप हमारे पोस्ट सेक्शन पे चले जाओ यूट्यूब पे, वहां पे डायरेक्ट लिख दो। तो 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2413। 2413 सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लेखक का नाम, प्रकाशन का वर्ष, लेखक का शीर्षक और सबसे लास्ट में क्या आएगा, जनरल का नाम। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट आप सभी के सामने, यानी अब आप लोगों को वेट करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्टली आप पोस्ट सेक्शन पे जाओ, खुद ही लिख दो। ये आपको लगता है किसी चीज के बारे में आपको पता है, आप उसमें शेयर कर सकते हो भाई, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। 96 के सही आंसर बी। 97 एमएलए शैली में अगर हमें लिखना है तो क्या फॉर्मेट रहेगा? है ना बढ़िया चीज। खुद भी अगर कोई क्वेश्चन लिखना है, किसी चीज के बारे में नॉलेज है, आप वो भी शेयर कर सकते हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 97 ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4। एमएलए शैली में लिखने के लिए ऑथर का नाम, कृति का शीर्षक, प्रकाशक और लास्ट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन। एपीए शैली, एमएलए शैली आती है। अब शिकागो में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अगर हमें शिकागो में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सही आंसर। 98 ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3 4। सबसे पहले शिकागो में हम क्या लिखेंगे? लेखक का उपनाम लिखेंगे, कोष्टक में वर्ष लिखेंगे, पुस्तक का नाम और लास्ट में पब्लिशर एंड लोकेशन। ये तीनों स्टाइल स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आ सकता है किसी का भी सीक्वेंस। अरेंज द सीक्वेंस इन टेक्स्ट साइटेशन स्टाइल इन एपीए फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 99 और सही आंसर है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगा? जैसे ऑथर का जो लास्ट नाम है, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। सबसे पहले ऑथर लास्ट नेम आएगा, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन वर्ष और लास्ट में पेज नंबर। शिकागो शैली नोट्स और ग्रंथ सूची का सही क्रम कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4। शिकागो शैली की अगर हम बात करें तो ऑथर फुल नेम, टाइटल इन इटैलिक्स, पब्लिशर और लास्ट में आएगा प्रकाशन वर्ष। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एसपीएसएस, जोटेरो, ग्रामरली, टनटिन किसके लिए कौन सी चीज है? सही आंसर ए 1 2 3 4। यानी एसपीएसएस किसके लिए? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जुटेरो रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए, ग्रामरली ग्रामर चेक के लिए, टर्नटिन है प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए। 102। बस थोड़े से हैं संतोष, 100 ऊपर जाने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहां पर नंबरिंग गलत थी, फिर बाद में ये हो जाएगा अरे मैम आपने तो और क्वेश्चन कहे थे,
है ना, तो वो मिले नहीं। थैंक यू कल्याणी, नागेश्वरी बेटा, तो इसलिए थोड़े से और क्वेश्चन दे दे आपको। 102 ऑप्शन नंबर ए सेम क्वेश्चन था आई थिंक ये वाला। अगला क्वेश्चन, एन वीवो मेंडले एंड नोट ओरिजिन प्रो। शाहीन फातिमा, पोल रखा करे बेटा। फिर एक्चुअली क्या है ना, मैंने पहले पोल रखती थी, फिर क्या हुआ कि मैम टाइम कम है एग्जाम आने में, इसलिए फिर मेरे को पोलिंग और टाइमिंग दोनों हटानी पड़ी, है ना, कि किसी का भी टाइम जरा सा भी इधर उधर ना जाए, जितने भी क्वेश्चन है आपको जल्दी सॉल्व करवा दे। अदरवाइज 2 घंटे 3 घंटे का काम करना हो तो कोई बात नहीं है ना, टाइम भी तो यहाँ पर मैटर करता है। सही आंसर ए 1 2 3 4। यहाँ पर ध्यान से देख लो, एन वीवो गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए, मेंडले रेफरेंस साइटेशन के लिए, एंड नोट बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, ओरिजिन प्रो ग्राफ एंड डेटा प्लॉटिंग। सेम ऐसे ही गूगल स्कॉलर, academic search engine, Grammarly, writing assistant, MS Excel, spreadsheet software, plagscan, plagiarism checker। टंटिन का नाम तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर प्लैगस्कैन भी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, बट यहाँ पर क्योंकि आप जानते हो जैसे मेंडले है, अब ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर है, हिंदी में क्या लिखा जाएगा, मेंडले को मेंडले ही लिखा जाएगा, एल्सवेयर को एल्सवेयर ही लिखा जाएगा। तो डेवलपर और उसके प्रोवाइडर, मेंडले, एसपीएसएस, गूगल फॉर्म्स, ग्रामरली, सेम चीज है। 1 2 3 4 मेंडले एल्सवियर की तरफ से आया, एसपीएसएस आईबीएम की तरफ से, गूगल फॉर्म गूगल लाया, और ग्रामरली ग्रामरली इंक लाया। 106 टैब्लू क्या चीज है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, जोटेरो साइटेशन के लिए, आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ओबीएस किसके लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्क्रीन, तो वो किस में आएगा, ओबीएस में आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी दिखा दे रहे हैं आपको। बाकी आप लोग ये देखिए, ये भी है क्वेश्चन 107, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। कितना टाइम हो गया भाई, 1.5 घंटा होने वाला है, ज्यादा टाइम लेना नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम आ रहा है, आपको पेपर 1 तो पढ़ना ही है, पेपर 2 भी पढ़ना है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पढ़ लेना इसको, मैं आपको पीडीएफ देने वाली हूँ। रिसर्च गेट, academia.edu, स्कोपस, गूगल स्कॉलर, ऑप्शन नंबर 1 सेम चीज है। यहाँ पर आप इनके प्लेटफॉर्म को याद कर लीजिएगा, सेम मैचिंग आ सकती है। डेटा संग्रहण टूल, उपयोग के तरीकों को मिलाइए, ऑनलाइन सर्वे कहाँ होता है, और गूगल फॉर्म, इंटरव्यू रिकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल, पोलिंग, मेंटीमीटर, पोलिंग अगर हमें करानी है तो किससे कराएंगे, मेंटीमीटर से, और क्विज मेकिंग हो गया काहोत, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। सेम ऐसे ही बेसिक रिसर्च, ठीक है ना, सेम ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे भाई, पढ़ लेना। ये पीडीएफ कंप्लीट कर रही हूँ अब मैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं, पढ़ो इसको, सॉल्व करो। और ये पीडीएफ अभी मैं 2 मिनट में ही आपके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रही हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है 121 है आई थिंक इसमें। ठीक है, 121 क्वेश्चन है, तो सबको पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाएगा कौन सी चीज का क्या ऑप्शन है, और एग्जाम में जब आएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसे लगी। कल हम ऐसा करेंगे, आईसीटी करा देंगे, एनवायरमेंट करा देंगे, 2 2 3 3 यूनिट, या हायर एजुकेशन करवा देंगे, 2 2 3 3 यूनिट कवर कर लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन करो। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। थैंक्स आर कानपुर, नागेश्वरी, कल्याणी, ज्योति, हर्ष, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।